आज हम देखेंगे चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत के इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश। एक ऐसा समय हम देखते हैं जब दक्षिण भारत में विभिन्न राजवंशों के बीच में आपसी संघर्ष, जैसे पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इसी पांड्य, इन्हीं शासकों के, इन्हीं राजवंशों के संघर्ष के दौरान देखेंगे एक राजवंश उभरता है, चोल राजवंश, जो न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उत्तर भारत में भी विजय अभियान करता है और साथ में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी अपना वर्चस्व स्थापित करता है। और न केवल राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे इस चोल साम्राज्य की सफलता को, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कला और साहित्य के क्षेत्र में, स्पेशली स्थापत्य कला में देखेंगे चोल काल में द्रविड़ स्थापत्य का सर्वोच्च विकास होता है जो जेनिथ को अचीव करता है। तो चोल काल में चोल साम्राज्य को हम लोग देखेंगे, जैसे देखा हमने अभी पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, लेकिन इन सब के साथ साम्राज्य नहीं जुड़ा। चोल एक साम्राज्य है ना, चोल साम्राज्य मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका शासन होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं आज चोल राजवंश। देखो चोल राजवंश, ये जो चोल वंश देखेंगे हम, चोला डायनेस्टी, ये चोल वंश, ये चोल साम्राज्य एक्चुअली में देखें तो ये द्वितीय चोल है, दूसरा चोल वंश है। पहला चोल कब था? तो हमने देखा था पहला चोल वो संगम काल में हमने देखा था। संगम काल, जिसमें मुख्यतः हम देखें तो तीन राजवंशों का इतिहास है, चेर, चोल और पांड्य। जो संगम काल था, संगम काल का अर्थ कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसवी तक माना जा सकता है। ईसवी तक, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से लेकर देखें तो थर्ड सेंचुरी, फर्स्ट बीसीई से देखेंगे तो थर्ड सीई तक, है ना, थर्ड सीई तक इनका शासन, यह संगम काल माना जाता है। इस संगम काल में हमने देखा तीन राजवंश, जिसके बारे में हमें अशोक के अभिलेख में भी जानकारी मिलती है और जिसके बारे में हम देखते हैं कई सारे, है ना, मेगास्थनीज भी इनके बारे में जिक्र करता है, इस संगम काल के बारे में। लेकिन संगम काल के पश्चात अर्थात थर्ड सेंचुरी एडी या थर्ड सेंचुरी सीई, है ना, कॉमन एरा के बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के जो इतिहास है वो लगभग थर्ड सेंचुरी से लेकर सिक्स सेंचुरी तक, छठी शताब्दी ईस्वी तक, सिक्स सेंचुरी तक हम देखते हैं कि एक तरह से राजनीतिक इतिहास के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। अर्थात ये जो तीसरी शताब्दी और छठी शताब्दी के बीच का जो इतिहास है, दक्षिण भारत का इतिहास, यह बिल्कुल ही गायब है एक तरह से। लेकिन छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास हम देखते क्या है कि एक के बाद एक दक्षिण भारत में कई राजवंश उभरते हैं। जैसे हमने देखा अभी कि कृष्णा नदी के दक्षिण में पल्लव राजवंश, पल्लव, फिर कृष्णा के उत्तर में हमने देखा चालुक्य वंश, फिर पल्लवों के नीचे एक और राजवंश है पांड्य वंश, पांड्य वही संगम काल वाले पांड्य। फिर चालुक्य और पल्लव में संघर्ष होता है, जिसमें हमने देखा कि चालुक्य पल्लव संघर्ष में चालुक्य कमजोर होता है तो उसके सामंत राष्ट्रकूट शक्तिशाली हो जाता है इसी क्षेत्र में, है ना। इधर चालुक्य, फिर चालुक्यों को रिप्लेस कर देता है राष्ट्रकूट, फिर राष्ट्रकूट पल्लव में संघर्ष, राष्ट्रकूट, देखिए इस टाइम राष्ट्रकूट, और फिर इधर नीचे पल्लव, और फिर यहां देखते हैं पांड्य, इनमें संघर्ष। इस संघर्ष में ऊपर से राष्ट्रकूटा का आक्रमण पल्लवों के विरुद्ध और दक्षिण से पांड्यों का आक्रमण पल्लवों के विरुद्ध। इस संघर्ष में क्या होता है कि पल्लव कमजोर हो जाता है और इसी कमजोरी का फायदा उठाता है चोल शासक, चोल राज। इसी कह सकते हैं कि इसी परिस्थिति में चोल साम्राज्य का फिर से एक बार उद्भव होता है। इसीलिए हमने इसको हमारे इतिहास में से द्वितीय चोल कहते हैं, इस समय का जो चोल वंश है। तो इस चोल साम्राज्य का शासन काल लगभग देखें तो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, अर्थात लगभग 850 से लेकर 1250 ईस्वी तक इनका शासन काल हम देखते हैं दक्षिण भारत में। फिर इस चोल वंश का भी हम देखेंगे, चोलों का चालुक्यों के साथ भी संघर्ष होता है, पहले राष्ट्रकूटों के साथ, फिर चालुक्यों के साथ संघर्ष होता है, और फिर चालुक्यों को, पांड्यों को एक तरह से सप्रेस कर देता है और फिर एक छत्र दक्षिण भारत में ही शासन करता है ये चोल। और सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर। तो इसी संदर्भ में आज का चोल साम्राज्य, चोल वंश के बारे में हम देखते हैं। तो चोल वंश के संस्थापक, जैसे चोल साम्राज्य के बारे में देखें तो, है ना, चोल साम्राज्य, चोला एम्पायर, इनके बारे में देखें तो इनके स्रोत पर पहले बात करें तो बहुत सारे स्रोत हैं इस काल से संबंधित, काफी सारे स्रोत हैं।
इस द्वितीय चोल वंश के बारे में जो हम देख रहे हैं, इससे संबंधित बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य काफी सारे हैं। इनके जो अभिलेख हैं वो देखें तो कई भाषाओं में लिखे मिले हैं। और देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो अभिलेख हैं वो सर्वाधिक चोलों के शासनकाल में, और ज़्यादातर देखो दक्षिण भारत में ज़्यादातर जो अभिलेख मिले हैं वो एक दान पत्र के रूप में है। मंदिरों को दान दिया गया है, ग्राम सभा को दान दिया गया, इस तरह दान पत्र के रूप में। तो इनकी काफ़ी सारे अभिलेख मिले हैं, और इनके अभिलेखों की जो भाषा है हम देखें तो सर्वाधिक जो मिला है वो है तमिल भाषा में, फिर संस्कृत में भी इनके अभिलेख मिले हैं, फिर तेलुगु भाषा में भी इनके अभिलेख मिले हैं, और कन्नड़ में भी इनके अभिलेख मिले। साहित्य, चोल काल के साहित्य बहुत ही विकसित प्रकार के साहित्य, जो हम लोग अलग से साहित्य में देखें, कला और साहित्य में, ठीक है। सिक्के भी इनके काफी सारे सिक्के भी मिले हैं, इससे भी हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों के काल में ही एक स्थल है जहाँ चोलों का शासन था, धवलेश्वर, यहाँ से चोल शासन काल के काफी सारे सोने के सिक्के मिले हैं, खुदाई में सोने के सिक्के मिले। धवलेश्वर ऐसा कुछ नाम है, वहां से हमें सोने के काफी सारे सिक्के मिले हैं खुदाई में। तो देखिए, तो चोल काल के जो अभिलेख हैं और जो सिक्के हैं या फिर साहित्य हैं बहुत ही विकसित प्रकार के हैं। मतलब यहाँ चोल काल का जो हम इतिहास पढ़ेंगे इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं होगी, स्पष्ट है चोल काल का इतिहास, क्योंकि इनके स्रोत बहुत ही समृद्ध हैं। तो सबसे पहले देखिए, चोल शासक जिसने चोल वंश की स्थापना किया वो आता है विजयालय चोल। विजयालय लगभग 850 ईस्वी में इसने चोल वंश की स्थापना किया। 850 से 871 लगभग इसका समय काल है। चोल साम्राज्य के संस्थापक द्वितीय चोल है, ध्यान रखना, ये द्वितीय चोल वंश है। पहला चोल वंश संगम काल में देखा था, करिकाल, बहुत ही शक्तिशाली राजा, और ये द्वितीय चोल काल है, ये ध्यान रखना। इस द्वितीय चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल। विजयालय ने किस प्रकार से चोल वंश की स्थापना किया? तो जैसे कि मैंने बताया कि पल्लव को दोनों तरफ से संघर्ष की सामना करना पड़ रहा था। दक्षिण से पांड्य और उत्तर से राष्ट्रकूट, दोनों से लड़नी पड़ रही थी। और इसी पल्लव राजवंश का ही सामंत थे ये चोल, पल्लवों के ही सामंत थे, ध्यान रखना। विजयालय चोल पल्लवों के सामंत थे। तो जब पल्लव और पांड्य में संघर्ष होता है तो इस समय विजयालय चोल पल्लवों के साथ होता है और पांड्यों के विरुद्ध युद्ध करता है। इसमें पल्लव को एक तरह से सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से पल्लव शासनकाल में चोलों को उभरने का मौका मिलता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि विजयालय चोल जो प्रारंभ में सामंत है, इनका जो मूल क्षेत्र है वो तो उरैयूर है, उरैयूर मूल क्षेत्र, ठीक है, जहां के वो सामंत थे। फिर इस दौरान पल्लव और पांड्यों के संघर्ष का फायदा उठाया और इसने पांड्य शासकों पर, पांड्य पर आक्रमण किया और पांड्यों से इसने तंजौर को जीत लिया। तंजौर, जिसको तंजावुर भी कहते हैं, तंजौर को इसने विजित कर लिया और इस तरह से इसने चोलों की राजधानी तंजौर को बनाया। तो इसी समय से देखेंगे, इस समय से लेकर अंत तक चोलों की राजधानी तंजौर रहा। तंजौर किससे जीता? पांड्यों से, ध्यान रखना। और पांड्यों के से विजय के उपलक्ष्य में इसने, विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण किया। क्या उपाधि धारण किया? नर केसरी। इसने, विजयालय चोल ने एक बहुत ही सुंदर द्रविड़ शैली में एक मंदिर भी बनाया तंजौर में। निशंभु सूदिनी मंदिर बनाया। इसका मंदिर है दुर्गा मंदिर, दुर्गा मां का मंदिर बनाया इसने। निशंभु सूदिनी मंदिर कहां बनाया? तंजौर में। किसने बनाया? विजयालय चोल। तो विजयालय चोल, चोल वंश के संस्थापक, ध्यान रखना है, चोलों के द्वितीय चोल के संस्थापक विजयालय चोल, जिसने, जो प्रारंभ में उरैयूर में एक सामंत के रूप में, पल्लवों के सामंत के रूप में शासन करता है। फिर बाद में वो पांड्यों से तंजौर को जीतकर तंजौर को अपना राजधानी बनाता है और यहीं से चोलों का शासन। विजयालय के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है आदित्य चोल, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम, इसका शासनकाल देखें तो लगभग यही 831 से लेकर 907 ईस्वी,
विजयालय के बाद आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ये भी काफी शक्तिशाली। अब देखो पल्लव कमजोर हो रहा है, पल्लवों के अभी सामंत है। देखो विजयालय पांड्यों को परास्त किया था, अर्थात अभी भी ये पल्लवों के सामंत थे। तो जब आदित्य प्रथम शासक बना तो इसने पल्लवों के सामंत को उखाड़ फेंका, अर्थात वो सामंत से स्वतंत्र हो गया, अर्थात पल्लवों को परास्त कर दिया। जैसे कि हमने पल्लव वंश के बारे में देखा था, पल्लवों के जो अंतिम शासक था अपराजित, जिसको चोल शासक आदित्य प्रथम ने परास्त कर दिया। तो पल्लव शासक अपराजित को परास्त किया, है ना, अपराजित को परास्त कर दिया, और इस तरह से स्वतंत्र चोल वंश के संस्थापक आदित्य प्रथम बने। स्वतंत्र चोल के संस्थापक, या यूं कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक ऑफ चोला डायनेस्टी। रियल फाउंडर यही है, आदित्य फर्स्ट, क्योंकि इसी ने पल्लवों को परास्त कर पल्लवों के क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन। आदित्य प्रथम, इसी उपलक्ष्य में इसने भी एक उपाधि, ये जो चोल शासक हैं ये उपाधियां खूब ग्रहण करते थे सभी शासक, इसने भी एक उपाधि धारण किया, कोदंडारम, कोदंडराम की उपाधि आदित्य प्रथम ने ग्रहण किया था पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। कोदंडराम, जैसे विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि पांड्यों को परास्त करने की, इसने तो पल्लवों को परास्त किया, तो ये भी उपाधि ग्रहण करेंगे, कोदंडराम आदित्य प्रथम। तो आदित्य प्रथम को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, वास्तविक संस्थापक यही है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम के बाद अगला शासक देखें तो, इसके बाद देखें तो अगला शासक परांतक प्रथम। अगला शासक परांतक प्रथम, परांतक, इसका शासनकाल देखें तो 971 से लेकर, ने देखा 907, नहीं आदित्य प्रथम 907, तो फिर इनका शासनकाल 907 से 955 तक परांतक प्रथम ने शासन किया। परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। हम इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि इसका परांतक प्रथम, इसी का 2 अभिलेख मिला है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? परांतक प्रथम से। उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर एक गांव था ना, पूर्व प्रकार के गांव था, इसी गांव से हमें 2 अभिलेख मिला है। 919 ईस्वी का एक अभिलेख है और एक है 929 ईस्वी का ये अभिलेख है, 2 अभिलेख हैं, ठीक है। उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? परांतक प्रथम से। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो स्थानीय स्वशासन के बारे में, हम जो आज पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं, उस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत यहीं से माना जाता है। ऐसे तो हमने पल्लवों के शासनकाल में भी देखा, लेकिन वह बिल्कुल बीज रूप में था। लेकिन चोल काल में देखेंगे स्थानीय स्वशासन, जिसे ग्राम स्वशासन कहते हैं, वह बहुत ही विकसित प्रकार का था। वह जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख। और यह अभिलेख किसका है? परांतक प्रथम। तो परांतक प्रथम का यह अभिलेख के समय में फिर से पांड्य जो हैं वो फिर से वो प्रबल हो रहा था, शक्तिशाली हो रहा था, और फिर से चुनौती मिली। तो पांड्य को भी परांतक प्रथम ने भी परास्त किया। लेकिन इस समय पांड्य सबसे दक्षिण में, कन्याकुमारी के आसपास, और उसके दक्षिण में देखें तो श्रीलंका, सिंघली। तो पांड्यों को इस समय श्रीलंका के शासक ने भी मदद किया था। तो इस समय पांड्य और श्रीलंका, इन दोनों की, है ना, दोनों की सेना को आदित्य प्रथम ने परास्त किया। कौन से युद्ध में? तो एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था इस समय, वेल्लूर का युद्ध। वेल्लूर का युद्ध, इस युद्ध में परांतक प्रथम ने पांड्य शासक और श्रीलंका के शासक को सम्मिलित रूप से परास्त किया। इस उपलक्ष्य में पांड्यों को परास्त किया। तो पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरा। तो मदुरई कौंड की उपाधि धारण किया, मदुरई कौंड की उपाधि।
ग्रहण किया पांड्यों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, मदुरई कौंड की उपाधि। और दूसरा कि श्रीलंका के साथ अब चोलों का संघर्ष का एक युग शुरू हुआ। यहीं से परांतक प्रथम के समय से ही देखते हैं हम, चोल और श्रीलंका के बीच भी संघर्ष शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है, जो हम देखेंगे राजराज प्रथम और अंततः राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो परांतक प्रथम के समय में चोलों का संघर्ष श्रीलंका के साथ भी हुआ। परांतक ने पांड्यों को परास्त किया और मदुरई कौंड की उपाधि ग्रहण किया था। लेकिन यही परांतक प्रथम उत्तर के राष्ट्रकूट शासक से परास्त हो। राष्ट्रकूट शासक कौन था इस टाइम? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, जिसने परांतक प्रथम को, इसको तो कई युद्ध में परास्त किया था, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध था तक्कोलम, तक्कोलम का युद्ध। इस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को परास्त कर, परांतक प्रथम इस युद्ध में परास्त हुआ। परास्त हुआ किससे परास्त हुआ? राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से। तो परांतक प्रथम, इसने मदुरई कौंड की उपाधि ग्रहण किया था। परांतक प्रथम के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान रहते थे, वेंकट माधव। वेंकट माधव ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने ऋग्वेद पर टीका लिखा था, ऋग्वेद पर नोट्स लिखा था। ऋगार्थ दीपिका के नाम से इसने ऋग्वेद पर टीका लिखा था, जो हम लोग अलग से चोल साहित्य में देखेंगे। चोल साहित्य बहुत ही विकसित, इन्हीं चोलों के काल में ही देखेंगे हम तमिल त्रिरत्न, जैसे राष्ट्रकूटों के समय में देखा हमने कन्नड़ के त्रिरत्न, उसी तरह तमिल साहित्य में भी त्रिरत्न, कंबन, सेकिलियार, बहुत सारे। तो परांतक प्रथम, परांतक प्रथम के बाद अगला शासक परांतक द्वितीय। अगला शासक परांतक द्वितीय, इसका भी समय काल लगभग 955 से 973 तक था। परांतक द्वितीय, परांतक द्वितीय ने भी उपाधि, सब उपाधि लेते थे, ये भी उपाधि लिया, सुंदर चोल की उपाधि लिया था। परांतक द्वितीय सुंदर चोल की उपाधि इसने लिया था, परांतक द्वितीय। इनके शासनकाल के बारे में हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद एक और शासक आता है, इसी समय देखते हैं, तो वो है उत्तम चोल। उत्तम चोल, उत्तम चोल, ये भी लगभग इस समय। चोल वंश का ये पहला शासक है उत्तम चोल, जिसने सोने के मुद्रा, सोने के सिक्के जारी किए। चोलों के शासनकाल में हम देखते हैं काफी सारे सोने के सिक्के मिले हैं इनके, लेकिन पहला चोल शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किया था वो था उत्तम चोल। सोने के सिक्के को कहते थे कासू, काशू, सोने के सिक्के को कहा गया, चोलों के सोने के जो सिक्के उनको कासू। उत्तम चोल, उत्तम चोल के बाद इस राजवंश के, चोल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक राज प्रथम, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रसिद्ध राजा था राज प्रथम। इसका समय काल 985 से लेकर देखें तो 1014 ईस्वी। राज प्रथम, इन्होंने भी कई सारी उपाधियां, शिवपाद शेखर, इनकी तो कई उपाधियां, चोल मार्तंड, बहुत सारी उपाधियां ऐसे देखेंगे, जगन्नाथ, बहुत सारी उपाधि। राज प्रथम चोल वंश की बहुत ही प्रथम शक्तिशाली, क्या इसने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत, है ना, पर विजय प्राप्त की।
चेरों को परास्त किया, पांड्यों को वापस सप्रेस कर दिया, इधर चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य थे उनको भी परास्त किया, सबको परास्त किया। और फिर जो श्रीलंका के साथ संघर्ष चला आ रहा था उसको भी, उसके साथ भी संघर्ष किया। इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। भारत का पहला शासक जिसने श्रीलंका पर, ऐसे तो रामायण में, लेकिन इतिहास में देखें तो पहला शासक जिसने श्रीलंका पर विजयी प्राप्त। इस समय श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम जो श्रीलंका का राजा था उसको परास्त किया, है ना। इस श्रीलंका जो विजय अभियान था, इस अभियान को नेतृत्व किया था इसका बेटा, राजराज प्रथम का बेटा राजेंद्र चोल ने इस अभियान का, श्रीलंका विजय अभियान का नेतृत्व किया था और इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को परास्त कर दिया। और इनकी जो राजधानी थी अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया, अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया। सिंघल की जो राजधानी था अनुराधापुर, उसको ध्वस्त कर दिया। और विजय के पश्चात सिंघल देश का नाम भी बदल दिया श्रीलंका का, मुमडी चोल मंडलम इसने नाम, सिंघल देश का नाम भी बदल दिया। और नया राजधानी बनाया, राजधानी पोलो नोरुआ को राजधानी बनाया। सिंघल देश की जो राजधानी था सिंघल की, अनुराधापुर, उसको ध्वस्त कर दिया और सिंघल का नया नाम रखा मोमोडी चोल मंडलम और उसकी नया राजधानी बनाया पोलो नोरुआ। और यही पोलो नोरुआ में ही राजराज प्रथम ने एक मंदिर बनवाया, जगन्नाथ मंडलम के नाम से शिव का मंदिर बनवाया, शिव मंदिर। और खुद इस विजय के उपलक्ष्य में राजराज ने जगन्नाथ की उपाधि ग्रहण की, जगन्नाथ उपाधि सिंघल विजय के उपलक्ष्य। तो राजराज प्रथम पहला शासक जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। श्रीलंका कहते हैं लगभग श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा था उसको विजित कर लिया और अपने चोल साम्राज्य में विलय कर लिया। राजराज प्रथम न केवल श्रीलंका बल्कि इसने मालदीव, जो आज का जो मालदीव है, मतलब अरब सागर में, इन चोलों ने हिंद महासागर को पर अपना डोमिनेंसी एस्टैब्लिश किया। इन्हीं के बारे में कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी को इन लोगों ने रणभूमि में बदल दिया था। इसने मालदीव पर भी विजय प्राप्त किया था, है ना। मालदीव, इस क्षेत्र में मालदीव को भी इसने जीत लिया था और जीतने के बाद उसको विलय भी कर लिया चोल साम्राज्य। ठीक है, तो राजराज प्रथम का देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश श्री विजय आज का जो इंडोनेशिया, मलेशिया है ना, जावा, सुमात्रा, मलाया, ये सब क्षेत्र था श्री विजय के अंतर्गत। ये वाला क्षेत्र, इनके साथ इस समय राजराज प्रथम ने बहुत अच्छे संबंध रखे कि इस क्षेत्र के, है ना, ये जो श्री विजय राज्य है, इस राज्य का राजा श्रीमार विजय तुंग वर्मन कौन था? यहां का राजा था, श्री विजय का राजा श्रीमार विजय तुंग वर्मन। इनके साथ राजराज प्रथम का बहुत अच्छा संबंध। कहते हैं कि इन्हीं के रिक्वेस्ट पर इन्होंने रिक्वेस्ट किया था राजराज प्रथम कि हमारे लिए एक बौद्ध विहार बनाओ। तो राजराज प्रथम ने नागापट्टनम में इनके आग्रह पर बौद्ध विहार बनवाया था। देखो, चोल शासक मूलतः शैव धर्म को मानने वाले थे, शैविज्म को मानते थे, लेकिन वैष्णविज्म और बौद्ध धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखते थे।
नागापट्टनम में राजराज प्रथम ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया इनके आग्रह पर। ये कौन है? श्री विजय, दक्षिण पूर्वी एशिया, देखो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, यहाँ के शासक, जो बाद में ये नागापट्टनम विहार, जो बाद में चूड़ामणि विहार के नाम से, बौद्ध है ना, चूड़ामणि विहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये नागापट्टनम का बौद्ध विहार। तो राजराज प्रथम श्रीलंका को डिफीट किया, मालदीव को भी डिफीट किया। श्रीलंका को डिफीट करने का उसका जो उत्तरी हिस्सा था, है ना, उत्तरी श्रीलंका को अपने साम्राज्य में विलय किया। मालदीव को जीतने का पूरे मालदीव को अपने साम्राज्य में विलय किया। श्री विजय के साथ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो राजराज प्रथम एक बहुत बड़े साम्राज्य निर्माता तो थे ही, साथ में वो स्थापत्य के भी बहुत बड़े प्रेमी थे। इसी ने राजराज प्रथम ने ही अपनी राजधानी तंजौर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली का एक, कह सकते हैं, जनित सर्वोच्च विकास, पिरामिड नुमा, बहुत ही विकसित प्रकार का, ये द्रविड़ शैली का कह सकते हैं उन्नत रूप। चोलकाल बृहदेश्वर टेम्पल में, ये शिव का टेम्पल है बृहदेश्वर, तो तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, हम लोग मंदिर को अलग से देखते हैं अभी, है ना। पहले हम लोग राजनीतिक इतिहास को एक बार देख लें, मंदिर का भी विस्तार से बताइए। तो राजराज प्रथम के बाद अगला, राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम, अगला शासक राजेंद्र प्रथम। पुत्र पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी और ज्यादा शक्तिशाली निकला ये तो। ये राजराज प्रथम से भी ज्यादा प्रसिद्ध शासक राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, इसने भी दक्षिण के राज्यों पर तो वर्चस्व स्थापित किया ही। चेरों को परास्त किया, पांड्यों को परास्त किया, वेंगी के चालुक्यों को भी परास्त किया। सबको परास्त करने के बाद इसने उत्तर का अभियान किया था, उत्तर भारत का भी विजय अभियान किया था। कहते हैं कि इसने, इसका घोड़ा, राजेंद्र प्रथम का घोड़ा गंगा का जल पिया। ये सांकेतिक है, मतलब इनकी सेना गंगा नदी तक गया और इनको रोकने वाला कोई नहीं था। गंगा नदी तक विजय करके वापस। तो उत्तर भारत का, है ना, गंगा का अभियान किया था, गंगा तक, गंगा तट तक अभियान किया था। इस दौरान कई शासकों को परास्त किया था, जैसे कलिंग कि जो पूर्वी गंग शासक था उसको परास्त किया। इसके अलावा बंगाल, मगध, सबको परास्त किया। इस समय बंगाल में पाल शासक महीपाल, इस समय पाल वंश का शासक था महीपाल, ये परास्त हुआ था। तो गंगा घाटी तक, गंगा नदी तक अभियान किया। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो राजेंद्र चोल का ही पुत्र विक्रम चोल ने इस अभियान का नेतृत्व किया था। विक्रम चोल, जिसने पाल शासक महीपाल को परास्त कर दिया था और उसको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। तो गंगा तक विजय अभियान किया। इसी उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कौंड चोलपुरम, गंगई कौंड की उपाधि लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में गंगई कौंड की उपाधि और गंगई कौंड चोलपुरम नामक शहर बसाया, जिसको इसने अपना राजधानी बनाया। तंजौर के पास ही इसने एक नया शहर बसाया, गंगई कौंड चोलपुरम, और उसी को अपना राजधानी बनाया। और इसी नाम से गंगई कौंड चोलपुरम के नाम से इसने एक शिव मंदिर भी बनाया, गंगई कौंड चोलपुरम। तो गंगई कौंड की उपाधि ग्रहण किया, गंगई कौंड चोलपुरम नाम से एक शहर बसाया जिसको राजधानी बनाया, और गंगई कौंड चोलपुरम नाम से एक शिव मंदिर भी बनाया। तो ये तो गंगा घाटी का, उत्तर भारत का अभियान। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल
सिंघल अर्थात श्रीलंका पर पूर्ण विजय किया। जैसे इनके पिता राजराज प्रथम ने सिर्फ उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, इसने तो संपूर्ण श्रीलंका को ही जीत लिया। और श्रीलंका का जो राजा था महेंद्र पंचम, इसको बंदी बना लिया और 12 वर्ष तक इसने इसको कैदी बनाकर रखा था, कैद खाने में रखा था इस राजा को, महेंद्र पंचम 12 वर्ष तक कैद करके रखा था और संपूर्ण श्रीलंका को इसने विजय किया था, संपूर्ण श्रीलंका। इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो ध्यान रखना है ये श्रीलंका विजय के बारे में करंडई ताम्रपत्र, करंदई ताम्रपत्र से और बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी हमें यह जानकारी मिलती है कि श्रीलंका के शासक को परास्त किया और संपूर्ण श्रीलंका को राजेंद्र प्रथम ने विजय किया, संपूर्ण श्रीलंका, और उसको चोल साम्राज्य में, मतलब इस समय पूरा श्रीलंका दक्षिण भारत चोल वंश के अधीन था। तो सिंघल प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। देखो उत्तर भारत जो अभियान, गंगा का जो अभियान किया था, इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें, तो ध्यान रखना इसकी भी जानकारी एक अभिलेख से मिलती है, ताम्रपत्र से मिलती है। इसका नाम है तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र। इसी से हमें पता चलता है कि राजेंद्र प्रथम ने उत्तर का अभियान, ऐसे साहित्य में तो मिलता ही है लेकिन अभिलेख ताम्रपत्र वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। तो तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र से हमें यह पता चलता है कि राजेंद्र प्रथम ने उत्तर अभियान किया था। इस अभियान का नेतृत्व विक्रम चोल ने किया था, ठीक है, और सिंघल प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। यह जानकारी हमें करंदई ताम्रपत्र और बौद्ध साहित्य महावंश से हमें पता चलता है, ये ध्यान। तो इस तरह से पहला बड़ा विजय, दूसरा बड़ा विजय और तीसरा तो और भी बड़ा विजय था, वो विजय था श्री विजय के विरुद्ध। श्री विजय अर्थात वही जावा, सुमात्रा, मलाया, इंडोनेशिया, आज का इंडोनेशिया, मलेशिया वाला क्षेत्र, इस पर भी विजय प्राप्त किया। अर्थात राजराज प्रथम के समय तो श्री विजय के साथ मित्रतापूर्ण संबंध था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया, है ना, और श्री विजय को विजित किया, जीत लिया, है ना। यहाँ के राजा जो था श्री मार विजय तुंगवर्मन, उसको परास्त किया, विजय तुंगवर्मन को परास्त कर दिया, परास्त हुआ। तो मतलब उस क्षेत्र पर भी, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भी अपना वर्चस्व था इस समय। बहुत ही गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है कि उस समय हमारा, और यही वजह है कि आज भी हम देखते हैं उधर जावा, सुमात्रा, अंकोर वाट, कंबोडिया में हमारे हिंदू धर्म से संबंधित काफी सारे सांस्कृतिक, लेकिन वो इस काल से नहीं, इससे पहले पल्लवों के समय से ही शुरुआत हो गई थी और चोल काल में तो पूर्ण प्रसार हुआ था भारतीय संस्कृति का। रामायण महाभारत से आज भी आप देखेंगे काफी सारे कलाकृतियां रामायण और महाभारत की कहानियों से संबंधित, बौद्ध धर्म का तो है ही 50%। तो श्री विजय को परास्त किया था, मतलब आज का जावा, सुमात्रा, मलेशिया को भी परास्त। ये जानकारी कहाँ से मिलती, तो वही जिससे हमें उत्तर अभियान के बारे में जानकारी मिलता है, गंगा विजय के बारे में, उसी से, अर्थात तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र से हमें राजेंद्र प्रथम के श्री विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और इस विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने इस विजय के उपलक्ष्य में एक उपाधि ग्रहण किया था। उपाधि, कौन सा उपाधि, कडारकोंड, कडारकोंड की उपाधि ग्रहण किया था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के कई उपाधि है, जैसे पंडित चोल भी इसी को कहते हैं, पंडित चोल। कडारकोंड, कडारकोंड की उपाधि क्यों, कब लिया, जब श्री विजय पर विजय प्राप्त की तो कडारकोंड की उपाधि लिया। तो राजेंद्र प्रथम बहुत ही शक्तिशाली, मतलब इनके समय में, चोलों के समय में नौसेना, क्योंकि देखो जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया ना, समुद्र पार कर, नौसेना, इनके पास किस प्रकार का नौसैनिक शक्ति होगी आप समझ। संपूर्ण हिंद महासागर को इन्होंने अपना एक रण क्षेत्र बना दिया था राजेंद्र प्रथम।